अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह चान, मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब। आज सियासी माहौल बहुत ही गर्म है। बड़े अरसे बाद नून लीग भी मैदान में उतरी है। पिछले 4 महीने से मैदान खाली था और इमरान खान साहब दंदनाते फिर रहे थे। और आज बहावलपुर में पहला तंजीमी इजलास था जिससे मरीम नवाज ने खिताब भी किया। मगर इस सियासी गर्मा गर्मी से हट के हम अगर अवाम की जो इस वक्त जेब की सूरत हाल है उस पर बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड कयूम सदीकी साहब टूट चुका है। और नाज़रीन को सिर्फ एक पस मंज़र देने के लिए बताते चलें कि अफरात ज़र की शरह जो है 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है और 47 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जनवरी 2023 में अफरात ज़र की शरह सिर्फ इस महीने में 27.6% और इससे कबल मई 1975 में अफरात ज़र 27.8% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई 2022 से जनवरी 2023 औसत जो अफरात ज़र है 25.40% रही। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में औसत अफरात ज़र 10.26% रही थी। तो कईम सदीकी साहब, ये महंगाई की सूरत हाल है और दिन ब फॉरेन दिन रिजर्व्स जो कीमतें हैं बढ़ रही डिप्लीट कर हैं। रहे हैं। फॉरेन रिजर्व भी डिप्लीट कर रहे हैं। इसका बरह रास्त असर तो अवाम तक पड़ रहा है। तो हम सियासत की तरफ तो आएंगे, मगर इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो तकरीरें और सियासी बातें हैं वो बड़ी खोखली नहीं लगती। और ख़ास तौर पे ये जो कफ़ायत शारी की एक कमेटी बनाई थी, ऑस्टेरिटी कमेटी हुकूमत ने, नासिर महमूद खोसा साहब जो सबक ब्यूरोक्रेट है उनकी सरबराही में, उस कमेटी ने भी बड़ी तजावीज़ देनी है। अभी हुकूमत को रिपोर्ट देनी थी 15 दिनों में, चंद दिन के बाद बाकायदा रिपोर्ट भी जमा होनी है। मगर कुछ खबरें और भी आ रही हैं कयूम साहब कि एक तरफ तो आवाम को कफ़ायत शारी का मशवरा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ एरा एक इदारा है, अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, जो 2005 के जल्ज़ले के बाद वजूद में आया था। वहाँ पे 46 एम्प्लॉयज़ की बहाली के हुक्म जारी हो चुके हैं एरा में, पार्लिमानी कमेटी की तरफ से, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की तरफ से भी। मगर कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है वो पैसे नहीं हैं 46 एम्प्लॉयज़ के लिए, और मेरे ख्याल में कोई 6 करोड़ रुपए चाहिए मुलाजमीन की बहाली के लिए। मगर इसके साथ ही आज की खबर यह है कि एरा के अंदर बोर्ड ने 46 लाख रुपए के एजाजिए तकसीम किए 66 हैं। लाख 66 लाख रुपए के एजाजिए अपने मुलाजमीन में तकसीम किए हैं। 4 महीनों की एजाजिया तनख्वाहें तकसीम की हैं और बोर्ड ने ये मंजूरी दी है। और 66 लाख रुपए बाकायदा मिल भी गए हैं इन तमाम मुलाजमीन को, बशमूल जो टॉप के लोग हैं उनको भी। तो ये लगता नहीं है कि हुकूमत कफ़ायत शारी के ऊपर संजीदा है। और एक और सिर्फ मिसाल दूंगा कि हुकूमत की तरफ से खबर आई है, ये शहबाज राना साहब की खबर है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन 84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और वो मंजूरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स ने दी है। मरम्मत और तज़यीन व आराइश के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इमारत है, जो जजेस के घर हैं सरकारी, जो जजेस के रेस्ट हाउसेस हैं और जो सब ऑफिस हैं मुख्तलिफ शहरों में सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक, तो उनके लिए 84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो क्या कफ़ायत शारी बेचारे गरीब आदमी ने करनी है जो लाइन में लग के आटा लेता है, या हमारे टॉप नॉचेस ने भी करनी है, बड़े बड़े अफसरान ने भी करनी है? उसकी तरफ से तो कोई खबर नहीं आ रही। बिल्कुल मतीउल्लाह जान साहब, बात तो यही है कि आप जब तक हुकूमत की तरफ से ये संजीदगी नज़र नहीं आएगी कि वाक़तन एक ऐसी माशी सूरत हाल है जिसमें सबको पेट काटना पड़ रहा है, तो पहले हुकूमत को अपने जो है वो पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधने होंगे और फिर आप लोगों को कहेंगे कि आप एक पत्थर बांधें। आम आदमी, अब ये बड़े बड़े पॉलिटिकल जार्गन्स हैं, इकोनॉमिक, कोई किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कहते हैं कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो कहते हैं पुराने वाले ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि डबल रोटी का जो है उसका, अंडे का, मुर्गी का, दालों का, आटे का, घी का, जो आम ज़रूरी अशिया हैं ज़िंदा रहने के लिए इंसानों के लिए, उनके रेट्स जो हैं वो कहाँ पे पहुँच गए। पेट्रोल जो है वो अपनी मेरे ख्याल तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है इस वक्त, उसकी प्राइसेस, रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है। अब ये माशी जुगलबंदियाँ कैसे, क्यों इसके ऊपर जो है वो तमाम तबका है फ़िक्र जो है वो सर जोड़ कर नहीं बैठते हैं। आज भी जो है वो हम अगर दहशत गर्दी हो तब भी उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं, मुआशी तबाही है तो तब भी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं।
तो ये सारे मामला आखिर किसकी वजह से बिगड़े हैं? तो क्या हमारे अंदर अब बहसियत कौम अब भी हम नहीं सोचेंगे तो फिर किस वक्त सोचेंगे? मतलब शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में सर दे के रखने से कोई फायदा नहीं होगा। मगर जो सोचने वाले, वो आपको पता है क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि किफ़ायतशारी कमेटी ने भी ये सोचा है कि 15% कटौती जो है पार्लियामेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और 10% कटौती जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। ये किफ़ायतशारी कमेटी की तरफ से आप ये और दूसरी तजावीज़ तरफ आसिफ जरदारी साहब तजवीज़ दे रहे हैं कि 35,000 रुपये कम से कम तनख्वाह की जाए, और तनख्वाह जो है 35,000 की जाए। अच्छा, फिर और भी सोचा जा रहा है, वज़ीर आज़म ने एग्जेक्टिव अलाउंस जो है उससे महरूम सरकारी अफसरान को 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने का, ये खबरें हैं कि 150% ऑफ, 150%, यानी कि उनकी बेसिक पे का 150%, 1.5 गुना आप कह लें जो भी। और दूसरी तरफ एक और ख़बर है कि FBR के जो मुलाजमीन हैं, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो पूरे पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठे करता है और जिनकी वजह से जो है बहुत से लोग नाला रहते हैं, उनको भी बड़े पैमाने पर मुराद देने का फ़ैसला किया है। ख़बरें ये हैं कि FBR के ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के लिए एक कॉमन पूल फ़ंड कायम करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें POS फीस, सर्विस चार्जेस, ग्रांट्स, मुनाफे के फ़ंड ज़ाती फलाह पर वो खर्च किए जाएंगे। अफसरान को हेडक्वार्टर सपोर्ट अलाउंस के नाम पे माहाना 40,000 रुपये तक अलाउंस मिलेगा, जबकि आर्जी रिहाइश के लिए 30 लाख रुपए तक का सामान खरीदने की इजाज़त होगी। ये FBR के उन लोगों के लिए जिन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है पूरे पाकिस्तान से। और फिर ज़राए के मुताबिक सीनियर अफसरान को रिहाइशगाह का माहाना 3 लाख रुपए तक का किराया भी दिया जाएगा, जबकि हाउस रेंट सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिली। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर आप किफ़ायतशारी के सबक और लेक्चर तो ना देना कई साहब। ये मेरे ख्याल में एक अपनी मिसाल पेश करनी चाहिए। और आपके ख्याल में क्या मिसाल पेश की जा सकती है? लेट्स से कि सदर को क्या मिसाल पेश करनी चाहिए, वज़ीर आज़म को क्या पेश करनी चाहिए, जजेस को, जर्नैलों को क्या मिसाल पेश करनी चाहिए? आपके जहन में क्या आता है? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मराहत हैं, मैं बेसिक सैलरीज की बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ मराहत हैं वो मराहत आदि कर दें 50% अक्रॉस द बोर्ड। फिर बेशक आप मुलाजमीन जो करना है वो करें। मतलब उसके अंदर आप जरा ये देख तो लें, आपके एक जो सैलरी है उसके ऊपर किसको कितनी कितनी मराहत मिल रही है। अगर आपको 600 लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो वो उसको 300 लीटर कर दें। अगर आपको हाउस रेंट जो है वो मिल रहा है 80,000 या 2 लाख या 4 लाख, आप उसको कम करें। तो मतलब इस तरह से कंपनसेट करें ताकि पेंशन्स का, अगर आप अपना बजट देखें उसके अंदर पेंशन की मद के अंदर मतीउल्लाह जान साहब कितना बड़ा चंक जो है वो जा रहा होता है, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर एक बोझ जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर भी क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिन हैसल कौम, मतीउल्लाह जान साहब जब तक आप बैठ के नहीं बैठेंगे, इससे अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कल भी मेहताब हैदर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 2-2 प्लॉट, ये तो 2-2 वालों का तो हमें पता है, इधर तो 3-3 4-4 प्लॉट भी लिए हमें लोगों ने। और किफ़ायतशारी कमेटी ने ये तजवीज़ दी है कि जिन्होंने 2 प्लॉट या ज़्यादा लिए तो उनसे वो प्लॉट या तो वापस लें या फिर उनकी कीमत वापस वसूल करें और सरकारी खजाने में जमा कराएं। बस ये 2-2 प्लॉटों वाले तो बहुत से लोग हैं, उसमें हमारे सहाफ़ी भी शामिल होंगे। सहाफ़ी भी शामिल होंगे और उसमें और भी बहुत सारे शामिल हैं जो कि वैसे ये 2 प्लॉटों में से एक की वापसी के ऊपर की हाउसिंग सोसाइटी में भी प्लाट नहीं छोड़ते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ पे मुलाजम भी बन जाते हैं। लेकिन क्या हमारे सहाफ़ी या जजेस या जर्नैल जो हैं वो एक फालतू प्लाट एक के अलावा वापस करने के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि अगर ये पॉलिसी आती है तो फिर करना चाहिए अब, लेकिन उसमें भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। कोई बेच गया होगा, कोई नहीं बेच गया होगा, कुछ और तरह की, तो उसकी कीमत वसूल करने वाली बात तो अब वो कहाँ और कौन किसको कैसे देगा, भारत के खिलाफ आप सिविल लिटिगेशन में जाएंगे और फिर किस तरह से होगा। मसला ये है कि आगे से देना तो बंद कर दें, मतलब अब जो है उसके बाद तो ना हो। वो जो सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर बहरहाल ज़ाहिर है हाउसिंग का एक इशू है, उसको भी देखना है। वो भी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जिनके सर पे छत नहीं है उनके लिए जो है वो उसका बड़ी तादाद में। एक खबर कयूम साहब ये है कि जैसे F14-15 सेक्टर में जिन लोगों को प्लॉट मिले, जो अभी वो तो खैर मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है,
मगर उनको फ्लैट भी माशाल्लाह से दिए जा रहे हैं, बाकायदा प्लॉट्स के अलावा फ्लैट भी। और वो उनको इंटाइटलमेंट के नाम पे कि भाई ये रूल्स हैं, कवायद हैं। तो फिर मेरे ख्याल में तो ये बड़े पैमाने पर अगर कफायतशारी का मुजाहरा करना है तो फिर बहुत कुछ जो है बहुत कुछ करना लौटाना पड़ेगा। होगा। हाँ बिल्कुल, आप ये लौटाना देखेंगे ये 2 प्लॉटों वाली जो पॉलिसी है ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर 2004-05 के अंदर मेरे ख्याल में आई थी। और वो ये सिंपल सी बात है कि नवाजने के लिए थी ब्यूरोक्रेसी को, जो आप डीएमजी ग्रुप्स और ले लें जो भी बड़े बड़े हमारे और हैं। अभी भी इन हालात में भी सरकारी इदारों के लिए नई नई गाड़ियां भी मंगवाई जा रही हैं, ये भी खबरें हैं। और बड़ी गाड़ियां जो कि पेट्रोल खाती नहीं हैं, वो पीती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है। और तो ये सारे मामलात अभी भी साथ साथ चल रहे हैं। तो IMF जो है, क्या वो ये तवक्को नहीं करेगी कि कुछ बताए, कुछ दिखाए तो सही हुकूमत के कितनी सिंसियर है अपने अखराजात कम करने। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो किस हद तक है, लल्ले तलल्लों के ऊपर जो है खामखा के अंदर रकम खर्च करना जो है वो तो जाहिर है मतीउल अजान साहब इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ जाहिर है कि बहुत ज़रूरी मामलात होते हैं। वो कैसर बंगाली साहब जो है वो कहते हैं कि नॉन कॉम्बैट बजट जो है कम से कम उसको तो देखना चाहिए ना, डिफेंस के हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं देखें, दूसरी तरफ एकदम से दहशतगर्दी जो है इस तरह से सर उठा रही है। अब अगर उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन भी लॉन्च करना है तो आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद में मूवमेंट होती है, फिर उसके लिए आपको पैसे कहाँ से आएंगे। मगर करीब साहब कुछ हमारे सिक्योरिटी के इदारे ऐसे हैं जिनको मैं कहूँगा लावारिस हैं, कि जो वाकई अंडर इक्विप्ड हैं, अंडर ट्रेन हैं, अंडर पेड हैं। और उनके लिए तो वाकई मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर जो पुलिस है, मैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को देख लें, उनको किसने इक्विप करना था, किसने उनको मुराद देनी थी, किसने उनको तैयार करना था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। और ये सूबे में किसकी हुकूमत रही है, पिछले 10 साल तक किसकी हुकूमत रही है, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि ये बात तो हो गई अब कफायतशारी की, मगर अब हम आते हैं अगले मरहले की तरफ जो कि सियासत का मरहला है। और आज हमने 2 अहम तकरीरें सुनी हैं, एक मरीम नवाज की और एक इमरान खान की। और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इन मुआशी हालात के अंदर लोग इन तकरीरों को सुन के क्या सोचते होंगे, क्या वाकई वो इन तकरीरों के अल्फाज पे गौर कर रहे होंगे, या से सोच रहे होंगे कि इन तकरीरों में हमारे लिए क्या है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साफी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे उन 2 अहम तकरीरों की। कयूम सदीकी साहब, एक तो मरीम नवाज ने तकरीर की, एक इमरान खान ने। पिछले 3-4 माह से हमें एक ही तकरीर सुनने को मिलती थी, आज थोड़ा सा कुछ टेस्ट चेंज हुआ है। और अब देखना ये है कि ये अच्छा टेस्ट है या बुरा टेस्ट है, क्योंकि आज जिन हालात में तकरीरें हुई कयूम साहब, मैं तो सुन के सोच रहा था कि कितने खोखले लगते हैं ये सियासतदान इन हालात में, जब बड़े बड़े दावे करते हैं और एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। तो जो गरीब आदमी होता है, हम आपको कहते हैं यार अब हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है और ये अभी तक वो खेल रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं। मरीम नवाज से भी तवक्को की जा रही थी, उन्होंने टच ज़रूर दिया। उन्होंने वो जिसको कहते हैं ना, एक तो इस्लामिक टच है ना जो इमरान खान साहब देते हैं, तो मरीम नवाज ने भी एक टच दिया, वो है गुर्बत टच, कि मुझे मालूम है और हम बड़ी तकलीफ़ होती है, नवाज शरीफ साहब भी लंदन में बहुत तकलीफ़ में हैं, ये सब कुछ है। मगर फिर कयूम सदीकी साहब अल्टीमेटली फिर बात वही सियासत पे आ गई, और सियासत पे उन्होंने जो फिर एक बार वार किया वो इमरान खान पे। और पेशावर में जो हालिया सानिया हुआ है उसके हवाले से उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल किया इमरान खान साहब ने। देखते हैं वो मरीम नवाज इमरान खान से क्या सवाल कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ? मैं बताती हूँ क्यों हुआ। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, आपको पता होना चाहिए, ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान है ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना,
अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। इसकी बात कर रही है मरियम। जनरल फैज, आपको पता है उसके बाद तो जब ये अफगान, आज भी इमरान खान साहब जो है, आपने नाम ले लिया, मरियम ने नहीं लिया। मरियम तो मेरे ख्याल में पहले भी ले चुके, मरियम तो दरखास्त भी दाखिल कर चुके भी हैं, उन्होंने तो लिख के भी हाई कोर्ट के अंदर, इफ यू रिमेंबर आजकल तो ठीक है, वो उनकी अपनी एक हो सकता है कि क्या हो, लेकिन इशारा तो पूरे का पूरा है ना उनकी तरफ। और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि जिसको आप देख सकें। आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि जनरल फैज को वो दिसंबर तक इंटेलिजेंस चीफ रखना चाहते थे, और क्योंकि वो आंख कान, और क्योंकि यही लफ्ज उन्होंने भी इस्तेमाल किए थे, तो ये उस तरफ से जवाबी बात आई। और मतीला जान साहब, बात ये है कि वो जब बात यह कि अभी भी खुल के बात नहीं हो रही, इतना कुछ होने के बाद अगर मरियम या नून लीग ये समझती हैं कि ये वाकई जनरल फैज इसके पीछे थे या हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसी की नाकामी है, फिर नाम लें और बताएं। और फिर इस हवाले से इतनी बेबसी क्यों नहीं, वो तो फिर एहतसाब क्यों नहीं? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। बात ये है कि मरियम तो गवर्नमेंट में तो नहीं है, लेकिन उस सियासी जमात की रहनुमा है जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, जो कि कॉलिशन का हिस्सा है। अब मुझे नहीं पता कि उस कॉलिशन के अंदर वहां पे किस किस्म की बात हुई होगी, लेकिन बहरहाल मरियम जो है उन्होंने वही 5 के टोले की भी बात की है ना, तो उसमें जो है 2 बैसाखियों का जिक्र किया, वहां पे भी उन्होंने वो भी सुन लेते हैं, जो है वो भी सुन लेते हैं, वो 5 के टोले वाली बात भी सुन लेते हैं। जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूं 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बैसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। कौन 2 बैसाखियां हैं? इनके भी आप ही नाम लेने पड़ेंगे, मरियम तो नहीं लेंगी। ये सारा बोझ आपने उठाना है कयूम साहब आज। जिनका प्रोजेक्ट इमरान था, एक तो जाहिर है इमरान खान साहब के बहुत हमदम 2 बैसाखियां, वही ना, इमरान खान साहब के हमदम और दरीना जनरल कमर जावेद बाजवा, और दूसरे उनकी आंख और हाथ जनाब नाक कान सब कुछ तो जनरल फैज तो मतलब आप ये देखें ना, मियां नवाज शरीफ तो वो गखड़ की तकरीर आपको याद है, जब तब भी यही कहा जाता था कि नाम लें नाम लें, और फिर जब नाम लिए जाते थे तो फिर आप और मेरे जैसे मीडिया ग्रुप के अंदर बैठे हुए लोगों के वो चलाए नहीं जाते थे, नहीं चलाए जाते थे। अब चल रहा है, अब चल रहा है, अब मैं और आप बात कर रहे हैं भाई। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, और मतलब इस हद तक तो वो ये बात मरियम की ठीक है कि ये जो सब डिजास्टर है मतीला जान साहब, अगर आप ये देखें तो प्रोजेक्ट इमरान ने इस मुल्क को क्या दिया, ये तारीख ने इसको खंगालना तो है ही है। और आपको याद होगा जब ये बात कर रही हैं और कह रही हैं मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी, मैं उनके नाम भी लूंगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो याद है पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने और आपने आपने मुझसे पूछा था बल्कि कि हाँ जी क्या मरियम जो है वो उसका बयानिया क्या होगा मरियम नवाज का वापसी के बाद, तो मैंने मलिक अहमद खान की जो है वो जो उनकी उससे पहले थी, फिर उसी तरफ देखें बात वहीं पे आ रही है। तो अच्छा है कि मरियम नवाज जो है वो अपने चाचा जान की हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डाल सकें कि वो इनको जो जिम्मेदारान है उनको कटहरे में ला सकें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब जो हैं वो तो आर्टिकल इलेक्शन ना होने पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, हाँ। तो मतलब है कि जो असल आर्टिकल 6 है उसका इमरान खान साहब उस तरफ जाते ही नहीं है। उस तरफ वो उनका बयान आया था, मुझे याद है कि अगर हम हुकूमत में आए तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई अंदाजा लगाए आप, मतलब इमरान खान जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगाएगा। अब इससे बड़ा कुछ मजाक हो सकता है, बट एनीवे करीम साहब ये हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान मजबूर हो गए हैं कालादम तंजीम तालिबान के हवाले से अपनी वजाहतें देने के लिए, और आज फिर जो उन्होंने तकरीर की
उस तकरीर में भी उन्होंने फिर वजाहतें दी कि कैसे हम लोग क्यों लाए। मगर आज जो सबसे अहम एक बात की, एक यू टर्न लिया, ये शायद बहुत कम लोग उसको नोट कर पाए हैं। हाँ, उन्होंने एक यू टर्न लिया। एक मैं फिक्र करूं उसके बाद आप यू टर्न जरूर बताइएगा। आप ये देखेंगे वो जो गनी हुकूमत थी, हाँ, उसको उन्होंने कहा वो एंटी पाकिस्तान हुकूमत थी, और फिर उसके बाद दोस्त हुकूमत आई, कौन सी? तालिबान की। आप अंदाजा लगाएं। तो खान साहब ने तो उसामा बिन लादेन के लिए भी माशाल्लाह शहादत के रुतबे पे पहुंचा दिया था। बट एनीवे, ये इमरान खान साहब ने आज जो यू टर्न लिया है वो जानना जरूरी है। हाँ, बताएं। अच्छा, ये पहले ये कहते रहे कि हमने जो है तालिबान 40,000 लोगों को लाया, उनको यहाँ पे बसाने की, पिछली तकरीरों में कहते रहे, बसाने की पॉलिसी बनाई। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा या तो हम उन्हें गोली मार देते, तो हम क्या करते, लाए। आज क्या कह रहे हैं कि जब सवात ने, मकामी अफराद ने तालिबान की इलाकों में वापसी और मुमकिन दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया, तो मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली के साथ मीटिंग की, जिसमें इन सब ने दहशतगर्दी में इजाफे का खदशा जाहिर किया। लेकिन इस हुकूमत को पता ही नहीं था कि करना क्या है, और ना ही इनकी वहाँ कोई तवज्जो थी, लिहाजा ये मामला बढ़ना था। मगर उससे पहले उनका ये कहना लगा कि हम 30 से 40,000 तालिबान फाइटर इनके ख़ानदानों को भेजने लगे हैं, तालिबान की अफगान हुकूमत ने कहा था। तो नूरुल्लाह कादरी समेत उस इलाके से बाखबर हमारे 3 लोगों ने इस हवाले से खदशात का इज़हार किया। तो हमने फैसला किया, ये अहम है, हमने फैसला किया कि कबायली इलाकों के अरकान कौमी असम्बली और सिक्योरिटी फोर्सेस फैसला करेंगे कि इनको दोबारा कैसे बसाना है। मतलब हमने फैसला नहीं किया, हमने किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अरकान कौमी, मतलब उन पे डाल दिया। हाँ, कि ये हमने कोई फैसला नहीं किया। हालांकि ये क्रेडिट ले रहे थे, वो जो गैर मुल्की टेलीविजन के अंदर इंटरव्यू है उसके अंदर हमने 40,000 लोग और फिर उसके अंदर 7,000 जंगजू खानदान भी थे, उनको रिहेबिलिटेट करने के हवाले से। तो ये अब देखिए, अब किस तरीके से यही बात तो जो है वो आज वजीर दाखिला और वजीर दिफा और इस हमले के बाद से होने वाले मामला, मतीउल्लाह जान साहब सवात के अंदर जिस तरह से लोग बाहर निकले थे, और अब भी आपको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ये बात भी रिपोर्ट हो चुकी है, इनके वज़रा को भत्ते की पर्चियां मिला करती थी और ये भत्ता देते थे इनके वजीर। और आज तक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होते थे उसकी ओनरशिप नहीं ली गई। और वहां की पुलिस के हालात देखें आप, आईजी पुलिस मौजम जा कह रहे हैं कि हमारे पास तो वो हालात ही नहीं है, हम तो इक्विप्ड ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में नहीं है कहीं तरीके जो सेफ सिटी। तो फिर ये 10 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा। दूसरी तरफ जब सूबा ये संभाला था उस वक्त शायद सूबा जो है वो 80 अरब रुपए का मकरूज था, लेकिन अब वो 1000 अरब रुपए से ज्यादा का जो है वो उसके ऊपर मकरूज है। तो सवाल पूछे ना कि भाई ये 10 साल आपने किया क्या है, कहाँ की है आपकी हुकूमत? और इसमें मतीउल्लाह जान साहब केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के हवाले से फोर फ्रंट पे वहां की पुलिस रही है, उसका बहुत और शहादतें हुई हैं उनकी, बहुत ज्यादा शहादतें दी, कुर्बानियां दी, और इस बेसरो सामानी के आलम के अंदर मतलब वहां पे मतलब उसको बिल्कुल सराहा जाना चाहिए। लेकिन ये जो जिम्मेदारान थे जिन्होंने वहां पे उस सूबा जहां जो पे पता था कि उसका फॉल आउट है, उसका ऑपरेशंस हो चुके हैं, वहां पे उस पुलिस फोर्स को क्यों इक्विप नहीं किया गया? और ये किसकी जिम्मेदारी थी? अब और फिर उसके बाद ना सिर्फ 10 साल वो, फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 4 साल आपकी हुकूमत थी, क्या किया आपने? और पंजाब में देख लें पुलिस की वो सीटीडी के सेंटर पे जो हमला हुआ, बाद में कहा गया कि जी हमें तो इक्विप ही नहीं किया गया, हमारे पास वो वेपन ही नहीं है जो कि दहशतगर्दों के पास है। और आज इमरान खान खुद कह रहे थे आज की तकरीर में कि दहशतगर्दों के जो पास वेपन्स हैं वो इतने एडवांस्ड हैं कि हमारी पुलिस के पास है नहीं। मेरे ख्याल में ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बात कर रहे थे जहां पे इनकी 10 साल हुकूमत रही है, और आज ये कह रहे हैं हमारे पास वेपन नहीं है। तो किसने वेपन देने थे? सीधी सी बात है, मैं तो कार ही नहीं सा पंजाब में कार ही नहीं साहब, इससे और कोई मतलब है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं यार आप? जो है वो एक अजीबो गरीब सी फजूल सी एक तकरीर कर देते हैं, और ये पता नहीं पाकिस्तान के अंदर हम पे फर्ज हो गया कि 5:30 बजे 1.5 घंटे का खिताब जरूर सुनना है। यार आप लोग सब ये पूरा खिताब क्यों दिखाते हैं भाई? उसके अंदर जो खबर न्यूज वर्दी हो उसको
बुलेटिन के अंदर न्यूज में दिखा दें यार, ये 1.5 घंटे का टॉर्चर क्यों करते हैं आप सब लोग? ये तो हम दोनों को अपने अपने चैनलों से पूछना चाहिए। पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अभी भी कुछ अहम मामलात हैं आसिफ जरदारी के हवाले से लगाए गए इल्जाम पर। खान साहब डटे हुए हैं, कप्तान पीछे नहीं हट रहे। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम कुछ और दूसरे अदालतों में ज़ेर समाअत मामलात पर भी बात करेंगे, जिनमें से एक है मुबैना बेटी का केस। एक छोटे से वक्फे के बाद जी। कयूम सदीकी साहब, मरियम ने यह भी कहा कि जो मौरूसियत की बात करते हैं ये बेसिकली जमहूरियत है। अब मालूम नहीं इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, मगर ये तो हकीकत है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत हो रही है, एक तरफ अगर इमरान खान के फॉलोअर्स हैं तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के फॉलोअर्स हैं। ये दो शख्सियात कह लें इनको, आप इसको जो भी नाम दे दें, एक तरफ कल्ट है, दूसरी तरफ ख़ानदान है, लेकिन फॉलोइंग इन दोनों की है। और अगर कोई ये कहे कि मरियम नवाज को तो नहीं होना चाहिए, लीड नहीं करना चाहिए, तो ये सियासी तौर पे एक बड़ी गलती होगी बज़ाहिर, क्योंकि फॉलोइंग नून लीग के अंदर नवाज शरीफ हैं, मरियम है, शायद शहबाज शरीफ की भी नहीं है। भाईजान, आप वो जो लोग ये तनकीद करते हैं, मेरा ख्याल में उनको चाहिए कि इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी अक्सरियत साबित कर दें कि जी हाँ, मरियम नवाज से बड़ा जलसा कर दिया उन्होंने। हाँ, ऐसे करने पे नहीं, बिल्कुल ये बात है, ये सियासी मतीउल्लाह जान साहब, मसला ठीक है, ये इट्स एन आइडियल सिचुएशन के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो इलेक्शन हो। अब उन इलेक्शंस को या पॉलिटिकल पार्टीज की रेगुलेटरी बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्या कर रहा है? देखें, मतलब ये ठीक है, ये होना चाहिए। अभी उसने एक फैसला तो दिया है चौधरी शुजात हुसैन साहब वाला। हाँ। लेकिन बात यह है कि पार्टीज के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो भी आपको पता है, नहीं, दिखावे की हद तक भी दिखावे की हद तक होते हैं या फॉर्मेलिटी की हद तक होते हैं, तो ये रेगुलेटरी बॉडी तो वही है ना, वो उन इलेक्शंस के ऊपर करे और फिर जाए। मतलब कि इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन क्या आपके यहाँ वो इस तरह का माहौल है? ठीक है। अच्छा, अब क्विकली हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जाना आपको उसी तरफ पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। अगर वो है, इस्तीफा दिया शाहिद खान साहब ने सीनियर नायब सदर के ओहदे से, वो भी एक असूली बात है। वज़ीर आज़म भी बने, वो रहे, और शायद वो अपने ही समझते कि मरियम नवाज ने वो सुपरसीड हो गए तो वो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे फौज में होता है, कोई सीनियर अगर जो है सुपरसीड हो जाए तो इस्तीफा दे देता है। बहरहाल शाहिद खान साहब ने भी अपना एक असूली फैसला किया, पार्टी नहीं छोड़ी, और वो कहते हैं अभी भी कारकुन है। ठीक है, वो उनका ये एक तकनीकी अमल है कि फैसले अगर किसी और ने करने हैं तो ठीक है, मैं तो कारकुन आ जाता हूं। मैं ये एक किस्म का आप, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये इसके बाद मुलाकात होती है, क्या हो सकता है इससे कोई और बेहतरी जो है वो पार्टी के अंदर आ जाए। मुशाहिद हुसैन साहब ने भी एक कलाबाजी मारी है, बड़ी कलाबाजी। कौन मुशाहिद हुसैन? वैसे वो तो जिम्नास्ट है। कौन मुजाहिद हुसैन? मुशाहिद हुसैन सैयद। अच्छा, वो कौन से? वो जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ? हाँ, जनरल पर उससे पहले नवाज शरीफ के साथ थे, फिर उसके बाद माफी मांग के वापस नवाज शरीफ के पास आ गए। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं ये लूली लंगड़ी हुकूमत है। शायद वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को कह रहे हैं या वो नवाज शरीफ को भी कह रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद आजकल कहाँ है? आखिरी वक्त खबरें आने तक वो एक चाइना का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे थे, काफी खामोश थे। सेनेटर किस पार्टी से? सेनेटर वो नून लीग से। सेनेट की शिप से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, अच्छा। इस्तीफे वाली बात नहीं है, इस्तीफे वाली बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से वापस आए थे, टिकट किसी का पैगाम दिया है क्या? बस क्या है, आपको पता है यार, अगर बैरिस्टर नवाज खोखर इस्तीफा दे सकते हैं तो बैरिस्टर नवाज खोखर में और सेनेटर मुशाहिद हुसैन में कुछ तो फर्क होगा। नहीं, चले, वैसे वो हमारे साफी भाई हैं मुशाहिद हुसैन साहब, थे बड़े अच्छे बात पहले। पर एनीवे, मुशाहिद हुसैन साहब को कहीं और अच्छा कैरियर नजर आ रहा होगा, तो उनके फैसले हैं। अच्छा, वो जल्जिले से पहले वाली बात है ना, आपका मुर्गा भी बहुत अजाने देना शुरू। हाँ यही बात है। मुझे लगता है कि कुछ लोग मुर्गों की तरह जल्जिले को पहले भांप लेते। आइंदा खान का हवाला क्यों दिया इन्होंने? किसका? जनरल आइंदा खान। आइंदा खान ये उन्हीं को पता होगा क्योंकि वो जनरलों के बारे में ज्यादा महारत रखते हैं और वो ज्यादा राब्ते में रहते हैं उससे। ये बहुत पुराना, ये जो है ना, एक रिफाइंड फॉर्म भी कुछ लोग होते हैं। शेख रशीद साहब की एक रिफाइंड फॉर्म है कि जो कहते नहीं है लेकिन होते हैं। बट एनीवे, हम चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भी मजबूरी होती है ना। देखें, फिर मियां साहब इनको लेके भी तो आए थे काफ लीग से, फिर जब सेनेटर बनवाए। अब वापस तो जाने से कम से कम काफ लीग तो वापस नहीं लेगी। बट एनीवे, अब कल एक बड़ा अहम केस टेरियन वाइट का होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने कयूम सदीकी साहब तहरीरी जवाब जमा करा दिया
जवाब जमा कराया है, जवाब दे दिया है? नहीं, जवाब जमा कराया है। और जवाब में पता है उन्होंने क्या बताया? सवाल ये था कि भाई आपकी बेटी है या नहीं। तो जवाब ये क्या है कि भाई अदालत ये सवाल पूछ नहीं सकती, ये अदालत फोरम नहीं है। और फिर ये जज साहब जो हैं ये इनकार कर चुके हैं कुछ साल पहले एक केस सुनने से, तो आप क्यों सुन रहे हैं? और फिर दूसरी बात है, इमरान खान तो एमएनए है ही नहीं, वो तो नायल हो ही नहीं सकते, छोट पंजा, वो तो एमएनए है ही नहीं। तो कयूम साहब टेक्निकलिटी से, लेकिन इसमें रियासत मदीना के ख्वाब दिखाने वाले और देखने वाले इमरान खान साहब से एक सवाल था, उसका जवाब देने की बजाय टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं ना, तकनीकी चीजों के पीछे, टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं ना। कह दें वैसे कयूम साहब, अगर आप उनकी जगह हो क्या करें? आप भी इसी तरह बस। वतीला जान साहब देखिए मेरी बात सुने, ये आप हर बात पे मुझे क्यों, मेरी गर्दन को बहुत पतली है। मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ। तो आप होते तो आप क्या करते? क्या देखिए, अगर वो अब कागजात जमा कराते हैं इलेक्शंस के लिए, तो वो उसमें भी डिक्लेयर नहीं होगा, फिर वहां पे भी सवाल उठेगा, तो कहाँ छुपेंगे? ये तो सवाल अब उनका पीछा करता ही रहेगा। मतलब देखिए अभी तो वो वैसे भी प्री एडमिशन नोटिस है ना मेरे ख्याल में, और ठीक है ना, उसके ऊपर था मेरा ख्याल है कि टेक्निकली उन्होंने उसका जवाब दिया है, वो इतराजात उठाए हैं, तो अब जवाब तो अदालत के ऊपर है, अदालत के ऊपर है जवाब। तो अब देखते हैं कि अदालत क्या करती है। लेकिन मेरे ख्याल में वो जिस किस्म के मॉरल वैल्यूज की मिसाल देते हैं, वो तो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मिसाल देते हैं कि उसने एक तकरीब कर दी थी कोरोना में तो उसको इस्तीफा देना पड़ गया। तो भाई पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिनका बरतानिया से बराह रास्त ताल्लुक है। नहीं मतलब जहाँ सब जब देखें कि लीडर और उसकी जातियात जो है ना वो साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो फिर और बहुत सारी चीजें जो है वो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब बस छोड़े, बढ़ के नहीं मानी, कयूम साहब फिर बढ़ के नहीं मानी, वो ठीक है ना। आप मजहब का हथियार इस्तेमाल करें मुखालिफिन के खिलाफ, आप उनके इज्जत टोकरी कर दें, ठीक है। लेकिन जब आप पे बात आए तो आप कहते हैं ऐबों पे पर्दा डालो। और खातून अपनी ओपोनेंट, पॉलिटिकल ओपोनेंट मरियम नवाज के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल। बहरहाल ये तजादात तो सियासत में फिर इनका सामना करना पड़ता है, और लीडर वही होता है जो डट के खड़ा होता है और सामना करता है और जवाब देता है। कप्तान साहब अगर डट के खड़े तो मेरे ख्याल में इस हवाले सुने बड़ा ठोस मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा मेरे ख्याल में। ये ठीक है, टेक्निकलिटीज के इस पे काफी हो चुके हैं, मेरा ख्याल है कि ये काबिल समात है या नहीं, इस पे काफी आर्गुमेंट्स हो चुके हैं। बिल्कुल। और दूसरा एक और भी तो है, वो फिर इमरान खान साहब, वो ममनुआ फंडिंग केस का कल फैसला आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इमरान खान साहब ने वॉटन क्रिकेट क्लब जो है वहां से $2 मिलियन जो आए थे, और फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ गैर मुल्की लोगों से फंडिंग होती रही, प्रोहिबिटेड फंडिंग, उस केस की बात कर रहे हैं ना। जी हम वही केस है जिसमें ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर FIA इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है मुख्तलिफ। तो उसमें मामला सिर्फ ये था कि आखिर में इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि कार्रवाई करे। अगर वो नहीं भी लिखता तो कार्रवाई तो होनी थी, और जो एविडेंस सामने आया है उसको कूड़ेदान में तो नहीं फेंक सकती हाई कोर्ट। एविडेंस सिर्फ यही होगा कि जो गवर्नमेंट को लिखा गया अल्फाज वो इररिलेवेंट है, वो इनइफेक्टिव हैं, गैर मुअस्सर हैं। मगर जो FIA तहकीकात कर रही है, क्या हाई कोर्ट उसको रोक सकती है? असल सवाल ये है, और एविडेंस सामने है। यस बिल्कुल। और देखें हाई कोर्ट देखते हैं। वैसे तो हमने देखा था BRT की इंक्वायरी भी रोक दी थी, डस्का इलेक्शन भी की इंक्वायरी भी रोक दी थी। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। अच्छा, एक और मामला आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। खान साहब डट गए, उनका जी देखो उसको तो 10% कहते थे नहीं, वो डट गए हैं। अच्छा, आजकल देखे ना, वो इतना बड़ा इल्जाम लगाया वो जो मेरे लिए सुपारी दी है दहशतगर्दों को, और आज उन्होंने फिर इल्जाम लगाया कि जी बिल्कुल मुझे ये खबर मिली थी। अच्छा, ये खान साहब ने कुछ बताया कि कौन सी दहशतगर्द वाले? अब ये पता नहीं हम कि वो तो नहीं है वो जो 40,000 है कि नहीं, लेकिन वो दहशतगर्द कौन सी तंजीम है? कुछ लोगों को तो 40,000 खानदान तो वो यहाँ पे भी बसाए थे उन्होंने, क्या उनकी तरफ इशारा है? अब खानदान बसाएं ये, और सुपारी दे आसिफ जरदारी। यार मतीउल हजान साहब, खुदा का खौफ करें आप। ये किसी रजी दादा साहब ने कहा था कि जिस चीज का इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं बैन वक्त वो जुर्म खुद कर रहे होते हैं। या अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही करे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना हो, कुछ और। वो आपके शेख रशीद साहब तो भाग गए ना,
वो आपको पता वो है तो पिछले मेरे पास सबूत तो नहीं था, मैं तो इमरान खान ने कहा था तो मैंने कहा था सवाब समझ और के आज दोहरा इमरान दिया। खान साहब अपने उन इल्जामात के ऊपर खड़े हैं, जबकि आसिफ जरदारी जो हैं उन्होंने इनको एक लीगल नोटिस भी सर्व किया हुआ है, तकरीबन 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस जो है वो लीगल नोटिस भी है। अब देखिए वो मुकदमा तो करते ये हैं कि उस लीगल नोटिस का जवाब देने के बजाय इन्होंने कहा कि भी मैं वो जाऊंगा और वहां पे पूछूंगा कि आसिफ जरदारी तुमने कितने कत्ल करवाए, ये जरा ये करके बताओ और रिव्यू करो। अच्छा बीच में मतलब फिर है वो कि बीच में फिर खान साहब ने ना मुलव्वस कर दिया है, हमारी एजेंसियों के हवाले से भी कोई हिंट कराए हैं और सब कुछ, ताकि ये मामला आगे चले ही ना। वो एक किस्म का पैगाम दे रहे हैं कि भाई अगर मजीद आसिफ जरदारी साहब ने मुकदमा किया तो फिर मैं वहाँ पे जाके ये मामला उठाऊंगा, तो मतलब शायद कोई आगे मुकदमा ना चले, नोटिस पे ही बात खत्म हो जाए। मतीला जान साहब, अगर किसी को किसी की जान से खतरा हो, ठीक है, थ्रेट हो, तो वो क्या करता है? वो आके तकरीर कर देता है या कोई लीगल एक्शन भी उसको लेना चाहिए? इमरान खान साहब को पर्चा कराना चाहिए ना कहीं किसी लीगल फोरम के ऊपर। कितनी बार पर्चे कटवा चुके हैं, वीडियो टेपें रिकॉर्ड करा चुके हैं। अब तो उन्होंने इतनी टेपें इतनी जगहों पे रखी हैं वो खुद भूल गए होंगे कि कहाँ छुपा के रखी हैं, जो उन्होंने वीडियो टेपें रिकॉर्ड कराई रखी हैं। 4 बंदों का नाम लेते हैं बार सियासत बार। को किस तरफ, किस तशद्दुद की तरफ आप लेके जा रहे हैं? आप बाकायदा तौर के ऊपर इनके भी फॉलोइंग है, उधर से पीपल्स पार्टी की भी अपनी पॉलिटिकल वर्कर्स की फॉलोइंग है। ये आप मुल्क को किस सियासी जंग के अंदर, किस तकलीफ के अंदर मुब्तला करने जा रहे हैं? ये बहुत खौफनाक किस्म का मंजरनामा में पेश कर रहे हैं। बहरहाल खौफनाक मंजर है भी। और आज का जो अच्छी खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर, वो जमानत पे बाहर आ गए हैं। मुबारक हो। और भी अच्छी खबर यह, आपको भी मुबारक हो। और भी अच्छी खबर यह है कि उनके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिस खदशे का इज़हार इमरान खान ने सदर को और चीफ जस्टिस को लिखा था। इसमें हंसने की बात नहीं है कि साहब अगर इमरान खान ये खत ना लिखते तो यही तो फवाद चौधरी के साथ क्या बात हो सकता था। नहीं, ये अच्छी बात है, मैं किसी के साथ भी और मुझे यकीन है कि इमरान खान आप फवाद चौधरी को साथ बिठा के ये नहीं कहेंगे कि इनके साथ ये नहीं हुआ। ह्यूमन डिग्निटी से बिलो नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखें, बात यह है कि कैदियों के भी अपने हकूक होते हैं। अगर आप लीगल कोर्स जो है वो जरूर अपनाना चाहिए। ये तो किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है, इसके ऊपर तो हम सब मुत्तफिक हैं कि अगर किसी की ने कोई जुर्म किया उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि उसको मिसिंग कर दिया जाए या उसके ऊपर इस तरह का टॉर्चर किया जाए जो कि 3rd डिग्री टॉर्चर के अंदर आए। बहरहाल अच्छी बात है। बहरहाल इस दौर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे सिर्फ एक खदशा है, ये भी तो 124 से अपने दौर में लगाते रहते हैं। अगर अब शायद 124 से खत्म नहीं हो। मुझे एक खदशा है कि अगर किसी ने नहीं सीखा ना इस सारे पिछले दौर में और इस दौर में, तो वो इमरान खान होंगे। उनकी बातों से लगता नहीं है कि उनको कुछ एहसास हुआ है या रियलाइज हुआ है या उन्होंने कुछ सीखा है या उनकी जो मैं एक खबर देख रहा था कि वो जो सानिया हुआ है केपी में, जहाँ पे 10 साल इनकी हुकूमत थी, जिस केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर लेके जलसों के ऊपर जाया करते थे, वहां पे कोई गया ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई। इमरान खान साहब ने ताज़ियत नहीं की। शायद इसके पीछे भी कोई इस्लामिक टच होगी। बट एनीवे, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।